Hello everyone, today we will do poem The Laburnum Top written by Ted Hughes. In this poem, Ted Hughes is giving the description of a tree, which is laburnum tree, and what changes a small bird goldfinch brings in that tree. It has been mentioned in the poem. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बिल्कुल साइलेंट है, ट्री ऊपर से बिल्कुल साइलेंट लग रहा है देखने में। आफ्टरनून का टाइम है, सितंबर का मंथ है और पूरी सनलाइट जो है वहाँ पर येलो सनलाइट पड़ रही है पेड़ के ऊपर। कुछ लीव्स, क्योंकि सितंबर इज़ अ मंथ ऑफ, ये एक ऑटम सीज़न का एक मंथ है, ठीक है, ऑटम सीज़न होता है, तो येलो हुए हुए हैं वहाँ के जो पेड़ के लीव्स हैं वो भी येलो हो गए हैं, तो ओवरऑल व्यू येलो है, ठीक है, और सीड्स नीचे गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes. अब now what kind of bird goldfinch is? goldfinch एक छोटा सा बर्ड होता है, इट्स स्मॉल बर्ड ऑफ येलो कलर, येलो कलर का बर्ड है, बट इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज फेस, फेस के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है, बॉडी पे भी कहीं कहीं येलो कलर की ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। तो एक छोटा सा बर्ड जब तक यहाँ आकर नहीं बैठता तब तक सब कुछ शांत था, और जब वो बर्ड आती है तो कैसी होती है, विद अ ट्विचिंग चीयरअप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, बिल्कुल एक सडन क्विक मूवमेंट के साथ वो वहाँ आती है, एकदम से क्विकनेस के साथ आती है, सडन सरप्राइज सा एक स्टार्टलमेंट होता है, सडन सरप्राइज जैसे एकदम से अचानक से वो वहाँ पर आ गई, ठीक है, और आकर एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। और फिर देन स्लीक एज अ लिजर्ट एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब जैसे कि एक लिजर्ड होती है, एकदम उसकी तरह उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ थी, अलर्ट एकदम अब्रप्ट थी, अब्रप्ट मीन्स सडन, अचानक एकदम से, और स्लीक मीन्स स्मूथ होती है, ठीक है, तो उसकी लिजर्ड की तरह ही उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ थी। जैसे आपने देखा होगा लिजर्ड कैसे एकदम से अटैक करते हैं अपने प्रे के ऊपर, तो कितनी अलर्ट होकर एकदम अब्रप्टली सडननेस के साथ वो जाती है, और वो ऐसे करके शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स, और वो उस पेड़ के अंदर चली जाती है, और उनके उस बर्ड के जाते ही ऐसा लगता है कि जैसे ट्री के अंदर एक मशीन स्टार्ट हो गई है। और मशीन किसकी थी वो, ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स। उसके जो वहाँ पर किड्स थे, उसके जो बच्चे थे छोटे, वो अपनी मदर को देखकर चहचहाना शुरू करते हैं, अपने पंख फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी मदर उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हैं, तो अपनी मदर को देखकर वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर ऐसा लगता है द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, जैसे पूरा पेड़ ही ट्रैम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है और एक्साइटेड है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। नाउ हु इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर बर्ड, कि वो बर्ड जो है वो अपनी फैमिली का इंजन है। जिस तरह से इंजन मशीन को स्टार्ट करता है, उसी तरह से ये भी अपनी फैमिली के इंजन को स्टार्ट कर रही है। इसके वहाँ आने से उसकी फैमिली का इंजन स्टार्ट हो गया है। इंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि फैमिली को ये फीड करती है, ठीक है, अपनी फैमिली को चला रही है, मशीन को चला रही है। शी स्टॉक्स इट फुल मीन्स वो उसको पूरा जो भी ऐड करना होता है फ्यूल, वो उसको देती है, लाइक अपने बच्चों को फीड करती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और इस तरह से अपने बच्चों को पूरा फीड देने के बाद वो वहाँ से उड़ जाती है, अपना वो बार्ड फेस दिखाकर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम कि उसके फेस के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हैं, क्योंकि येलो पेड़ है, येलो बर्ड है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है बर्ड का वो कहाँ बैठा है, तो वो स्ट्राइप्स उसकी आइडेंटिटी मास्क बन गई हैं, उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं उन स्ट्राइप्स के थ्रू। Then with array delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. फिर एरे होता है मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग, वो एक मिस्टीरियस सी आवाज़ करके, ठीक है, डेलिकेट सी विसल करके, चिरप करती हुई, चहचहाती हुई वहाँ से फिर चली जाती है। शी लॉन्चेस अवे, चली जाती है कहाँ, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट इज़ यूज्ड फॉर स्काई एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और इस तरह से फिर लेबरनम जो है वो एम्प्टी हो जाता है। नाउ सी हेयर इन दिस पोएम पोएट इज़ टेलिंग अस अबाउट अ ट्री, ठीक है, उसके एक बर्ड आती है, बर्ड के आने से पहले एनवायरनमेंट कैसा है, फिर वो जाने के बाद कैसा है। नाउ दिस बर्ड इज़ सिम्बॉलिक ऑफ द यू कैन से अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ लाइफ। हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स जो आते रहते हैं उसके सिम्बॉलिक हैं। एंड ट्री सिम्बॉलिक ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ की तरह है। कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होता है, फिर हम एक्शन में आ जाते हैं, हम लाइक मूवमेंट में आ जाते हैं, और फिर जब वो मूवमेंट वो ख़त्म हो जाता है, एक जो भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में आया था, फिर हमारी लाइफ वैसे ही नॉर्मल हो जाती है।
एंड एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट टेड ह्यूग्स. एक तो वो पोस्ट मॉडर्न पोएट थे एंड द सेकेंड थिंग वॉज दैट हिज वाइफ कमिटेड सुसाइड. उन्होंने सुसाइड कर लिया था. तो ये जो यहाँ पर गोल्डफिंच है ये यहाँ पर उनकी वाइफ की भी सिम्बोलिक है. ठीक है, उनकी लाइफ में उनकी वाइफ के आने से किस तरह से एक्साइटमेंट आ गई थी, जॉयफुल उनकी लाइफ हो गई थी, खुशियाँ आ गई थी. वो अचानक से उनकी ज़िंदगी में आई, कुछ टाइम वहाँ रही, उनकी लाइफ को एकदम से लाइक उन्होंने मोशन दिया उनकी लाइफ को, वो अपनी लाइफ को उन्होंने इन्जॉय किया. लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही जो है उनकी लाइफ पहले की जैसे हो गई, बिल्कुल शांत एंड क्वाइट. तो वो इन्फिनाइट इज़ हेयर यूज्ड फॉर स्काई इन द पोएम. लेकिन ब्रॉडर मीनिंग अगर हम देखें तो दैट इज़ फॉर डेथ, कि वो फिर वहाँ पर अपनी डेथ की तरफ चली गई. सो दिस पोएम इज़ समवेयर रिलेटेड विद द पर्सनल आस्पेक्ट ऑफ टेड ह्यूग्स लाइफ. उनके ऑटोबायोग्राफिकल जो कुछ है, सिम्बॉलिक है, उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है. क्योंकि स्पैरो को जो ये बर्ड है ये उनकी वाइफ जिन्होंने सुसाइड कर लिया था उनके साथ कहीं ना कहीं ये उनका सिम्बॉलिक है. ओके, सो दिस कैन बी द थीम ऑफ द पोएम ऑल्सो. थीम अगर आपसे पूछी जाती है तो वही कि हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो स्पैरो, ये जो छोटा बर्ड है उसका सिम्बॉलिक है, और ट्री हमारी लाइफ का सिम्बॉलिक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम. हेयर इन द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, September sunlight, repetition of same consonant sound. So here in this poem alliteration has been used, and in the line tree trembles and thrills, repetition of T sound, then alliteration is there. At the same time personification has been used in this line, tree trembles and thrills. See, what is personification? When we give attributes of living things, like attributes of human beings to non-living thing. ठीक है, दो ट्रीज लिविंग थिंग साइंटिफिकली, बट इट कांट मूव, इट कांट बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स. सो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की तरह उसको कहा गया है कि वो ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है और थ्रिल एक्साइटेड है. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है. देन द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज स्लीक एज अ लिजर्ड. सिमली हैज़ बीन यूज्ड व्हेन वी कंपेयर समथिंग बाय यूजिंग एज एंड लाइक. उसको, उसकी जो मूवमेंट है उसको स्लीक एज लिजर्ड कहा गया है. ओके, एट द सेम टाइम मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड. मेटाफर, अ मशीन स्टार्ट्स अप. ठीक है, उसकी मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है? मशीन के स्टार्टअप होने से. जो भी वहाँ उसके आने के बाद जो मूवमेंट होती है उसको मशीन के स्टार्टअप होने से कंपेयर किया गया. तो मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड हेयर. सो दीज वर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द poet. Now let me tell you about the important questions. Question can be like this: what is the difference between the first paragraph and last paragraph? की मूवमेंट जो थी, ट्री का जो एनवायरनमेंट था उसमें कोई डिफरेंस है नहीं. फर्स्ट पैराग्राफ में भी सेम एनवायरनमेंट है, साइलेंस है, और लास्ट पैराग्राफ में भी साइलेंस है, क्वाइटनेस है, वहाँ पर कोई हलचल नहीं है. इट वॉज ओनली इन द मिडल ऑफ द पोएम दैट द मूवमेंट वॉज क्रिएटेड बाय द कमिंग ऑफ द बर्ड आया, उसके आने से ही वहाँ पर मूवमेंट क्रिएट हुई है. ऐसा लगा कि मशीन स्टार्ट हो गई है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई हर मूवमेंट was compared with starting of a machine, because when she came on the branch of the tree, when she enters in the thickness of the tree, her kids started chittering and tremor of wings and thrillings. तो ये मूवमेंट होती है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है why the kids started chittering, tremor of wings? Because their mother brought समथिंग टू ईट. फूड लेके आई हैं वो अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए बच्चे एक्साइटेड होकर चिटरिंग और ट्रेमर ऑफ विंग्स करते हैं वहाँ पर, मतलब चहचहाना शुरू कर देते हैं. ओके, वाई द ट्री वॉज सेड एज ट्रेम्बल एंड थ्रिल. जो ट्री है उसको ऐसे क्यों कहा गया कि ट्रेम्बल और थ्रिल कर रहा था? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द किड्स ऑफ द बर्ड. वो बर्ड जो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आई थी, उनकी मूवमेंट से ऐसा लग रहा था कि पूरा पेड़ जो है वो ट्रेम्बल कर रहा है और थ्रिल कर रहा है. नाउ इट इज़ द इंजन ऑफ द हर पोएम. क्यों कहा गया है इंजन ऑफ हर पोएम? हेयर यू कैन सी इंजन ऑफ हर फैमिली. सॉरी, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली बिकॉज शी इज़ फीडिंग द फैमिली. ठीक है, एंड ड्यू टू हर द होल फैमिली कम्स इन द मोशन आ गया पूरी फैमिली में. जिस तरह से इंजन मशीन को चला देता है, इस तरह से वो अपनी फैमिली को चला रही हैं, उसके अंदर मूवमेंट लेके आ रही हैं, उनको फीड कर रही हैं. नाउ सी द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. यू कैन सी द वर्ड्स लाइक, यू कैन सी हेयर launches,
okay, stocks, machine, can't you see that engine, these are somewhere technical words, ठीक है, machinery से related words हैं. yes, as I told you that टेड ह्यूग्स एक पोस्ट मॉडर्न पोएट थे, पोस्ट मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे. उस टाइम पीपल वर कंज्यूम्ड बाय टेक्नोलॉजी, और उस टाइम का शायद ये सिनेरियो था कि ये वर्ड्स यूज़ ज़्यादा होते थे, तो इसलिए उन्होंने पोएम में भी इन्हें यूज़ किया गया है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक नेचर का कॉम्बिनेशन भी आप इस पोएम में देख सकते हैं. मॉडर्न वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और नेचर का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम. इफ स्टिल यू हैव एनी problem or doubt, you can ask me in the comment box. Thank you.